वेलकम टू ऑल द इंजीनियर्स। लास्ट क्लास में हम लोग ब्रेकर के बारे में और भी चीज़ें जाने, उसके आर्क वोल्टेज के बारे में, री स्ट्राइकिंग वोल्टेज के बारे में और उसके फार्मूलाज के बारे में। अब टाइप्स ऑफ ब्रेकर स्टार्ट करने से पहले जो हम लोगों का एक लास्ट टॉपिक ब्रेकर के मतलब उसके कह सकते हैं अदर देन टाइप ऑफ ब्रेकर जो है, उसमें एक ये है, छोटा सा टॉपिक है रेटिंग ऑफ सर्किट ब्रेकर। कि सर्किट ब्रेकर का आप नेम प्लेट देखेंगे तो उसमें आपको कुछ चीजें दिखाई देंगी। जैसे एक तो है आपको रेटेड वोल्टेज। तो रेटेड वोल्टेज जनरली जिस रेटिंग का जिस वोल्टेज के लाइन पे ब्रेकर को लगाना है, जनरली उससे हायर वोल्टेज की रेटिंग होती है। जैसे अगर 33 किलो वोल्ट में लगाना है तो जनरली आप 36 किलो वोल्ट का ब्रेकर देखेंगे, 36 किलो वोल्ट का ब्रेकर आपको मिलेगा। 11 किलो वोल्ट का है तो 15 किलो वोल्ट का मिलेगा। तो रेटेड वोल्टेज तो ये हो गया डिपेंडिंग ऑन सप्लाई वोल्टेज जहां पे आपको लगाना है। अब आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि 11 किलो वोल्ट वाले ब्रेकर को 33 किलो वोल्ट में लगा लेंगे, ये नहीं। बट डिपेंडिंग अपॉन कि कहां पे किस वोल्टेज के सप्लाई पे ब्रेकर को लगाना है उसकी वोल्टेज रेटिंग होती है। सिमिलरली उसकी करंट रेटिंग भी होती है। नॉर्मल करंट रेटिंग एक होती है कि नॉर्मल करंट मतलब वो करंट जो कि ये 24 घंटे और 365 दिन अगर इससे सप्लाई हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, वो नॉर्मल करंट रेटिंग होती है। फिर फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज की होती है। लेकिन इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट जो रेटिंग्स हैं वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जिसको समझना है। बाकी चीजें तो ऐसे ही। तो सबसे पहला जो चीज आप देखेंगे वो है ब्रेकिंग कैपेसिटी। एक्चुअली ब्रेकिंग कैपेसिटी जो है वो एक्चुअली ब्रेकिंग करंट से रिलेटेड है, एक्चुअली ब्रेकिंग करंट से रिलेटेड है। बट कैपेसिटी का मतलब ये हो गया कि उसको पावर के टर्म्स में दिखाया है। तो देखिए ब्रेकिंग कैपेसिटी दो टाइप का है। एक है सिमेट्रिकल ब्रेकिंग कैपेसिटी, क्योंकि हम लोग को पता है कि ब्रेकिंग करंट भी दो टाइप का होता है। एक होता है सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट और एक होता है असिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट। तो उसी तरह से ब्रेकिंग कैपेसिटी भी दो टाइप की है। एक है सिमेट्रिकल ब्रेकिंग कैपेसिटी और एक है असिमेट्रिकल ब्रेकिंग कैपेसिटी। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि जो फॉल्ट करंट है उसका फिगर कुछ इस तरह का होता है। कुछ ज्यादा कम हो गया है ना, ठीक है। और फिर जब ट्रांजिएंट पार्ट डाई कर गया, डीसी वाला पार्ट, तो फिर ये कुछ इस तरह से मूव कर रहा है और ये डीसी है, ठीक है। तो मेरा ये कहना है कि ऐसा होता है। और इसमें आपने जाना था कि ये जो वैल्यू होती है वो मेकिंग करंट होती है। जिस समय ब्रेकर के कॉन्टैक्ट्स ओपन होते हैं उस समय जो करंट होता है, सपोज कि ये पॉइंट इस यहाँ पे इस इंस्टेंट पे ब्रेकर के कॉन्टैक्ट्स ओपन हो रहे है ना, तो वहां पे जहां पे ब्रेकर के कॉन्टैक्ट ओपन हो रहे हैं वहां पे जो करंट होगा ए बी सी, उसी से सिमेट्रिकल और असिमेट्रिकल करंट निकलता है। जैसा आपको पता होगा कि ये जो आप कंप्लीट एसी देख रहे हैं इसमें जो ए बी वाला पार्ट है वो सिमेट्रिकल शॉर्ट सर्किट करंट का पार्ट है ना, जो कि ये होगा, यही आएगा, यही होगा ना, हाँ। और जो बीसी वाला पार्ट है वो डीसी ऑफसेट का पार्ट है, ठीक है। तो सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट क्या होता है? सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट होता है ए बी बाई रूट टू, ए बी बाई रूट टू। तो सिमेट्रिकल ब्रेकिंग कैपेसिटी एमवीए में जो दिया हुआ होगा वो एक्चुअली होता है थ्री फेज वाली बात है, √3 इंटू रेटेड लाइन वोल्टेज, मतलब 33 किलो वोल्ट लाइन में लगा हुआ है जो भी है, तो रेटेड लाइन वोल्टेज आरएमएस में उसकी वैल्यू इनटू सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट, ये तो आरएमएस में होता ही है, सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट। तो ये जो कंप्लीट जो फॉर्मूला आया ये कहलाता है सिमेट्रिकल ब्रेकिंग कैपेसिटी ऑफ सर्किट ब्रेकर। √3 इंटू रेटेड लाइन वोल्टेज इंटू सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट, इंटू सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट। सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट मतलब ए बी बाई √2 किलो एम्पियर में, ये किलो एम्पियर में, ये किलो वोल्ट में, तो आपको ये किस में आ जाएगा? एमवीए में आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक होता है सिमेट्रिकल ब्रेकिंग कैपेसिटी। सेकंड
जो एक और है वो है असिमेट्रिकल ब्रेकिंग कैपेसिटी। तो जैसे यहाँ पे सिमेट्रिकल करंट AB बाय √2 है, लेकिन असिमेट्रिकल करंट क्या है, तो ये भी हमने देखा था कि असिमेट्रिकल करंट जो होगा वो होगा I असिमेट्रिकल जो होता है रूट अंडर, है ना, रूट अंडर BC का स्क्वायर प्लस AB बाई √2 का स्क्वायर। ये होता है, हमने देखा था लास्ट क्लास में कि असिमेट्रिकल जो करंट है वो है BC का स्क्वायर प्लस AB बाई √2 का होल स्क्वायर टोटल अंडर रूट। तो ये I असिमेट्रिकल है, ठीक है। और असिमेट्रिकल ब्रेकिंग कैपेसिटी जो है वो क्या है, सिंपल √3 इंटू रेटेड लाइन वोल्टेज इंटू असिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट इन किलो एम्पियर, ठीक है। और हम ये जानते हैं कि अगर मतलब एक्चुअल वैल्यू तो असिमेट्रिकल करंट की ये होगी, लेकिन अगर आप एक्चुअली नहीं निकाल पा रहे हैं या नहीं निकाल सकते हैं कि भाई BC कितना होगा, AB कितना होगा, ये अगर नहीं निकाल सकते हैं तो जनरली क्या करते हैं, जनरली ये करते हैं कि ये वैल्यू जो होती है ये होता है इक्वल टू 1.6 इंटू आई सिमेट्रिकल। ये भी हम लोग देख चुके हैं कि 1.6 इंटू आई सिमेट्रिकल होता है। तो इसी असिमेट्रिकल ब्रेकिंग कैपेसिटी को लिख सकते हैं 1.6 इंटू सिमेट्रिकल ब्रेकिंग कैपेसिटी। क्यों? क्योंकि हम लिख सकते हैं असिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट की जगह 1.6 इंटू सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट, तो बाकी तो सब वही है, बस यहाँ 1.6 अलग से आ जाएगा। समझ में आ रही बात? क्योंकि असिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट इज इक्वल टू 1.6 टाइम सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट, तो लिख देंगे तो ये चीज आ जाएगी। तो ये सब पॉइंट्स आपको इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना है इन दोनों का। नेक्स्ट जो अगली जो रेटिंग अभी हम लोग देखेंगे वो है मेकिंग कैपेसिटी, ठीक है। आइए उसको देखते हैं। जो सेकेंड रेटिंग है वो है मेकिंग कैपेसिटी। मेकिंग कैपेसिटी मतलब बेसिकली ये है कि जो मेकिंग करंट जो आप फॉल्ट का जो पहला मैक्सिमम होता है वो मेकिंग करंट होता है। तो उस मेकिंग करंट को पास करने की, उस मेकिंग करंट को फ्लो करने की क्या कैपेसिटी है। तो मेकिंग कैपेसिटी जो है वो है, ये भी MVA में ही होता है, √3 इंटू रेटेड लाइन वोल्टेज किलो वोल्ट RMS इंटू मेकिंग करंट इन किलो एम्पियर, ठीक है। तो ये भी आपका होता है MVA में, √3 इंटू रेटेड लाइन वोल्टेज किलो वोल्ट RMS इंटू मेकिंग करंट इन किलो एम्पियर। अब देखिए मेकिंग करंट जो है, मेकिंग करंट जो है इसको रिप्रेजेंट करने का एक और भी तरीका हो सकता है। मतलब कि अगर आप मेकिंग करंट नहीं निकाल पाए या इस तरह से, तो एक और भी हो सकता है कि जो सिमेट्रिकल शॉर्ट सर्किट करंट है, सिमेट्रिकल शॉर्ट सर्किट करंट जो कि ट्रांजिएंट के बाद जो आएगा, जो ये AB वैल्यू है वही ये भी है, AB जो ये है वही ये है। तो सिमेट्रिकल जो ब्रेकिंग करंट है, जैसे सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट क्या है, यही है AB। तो सिमेट्रिकल AB बाई √2, क्योंकि सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट जो होता है वो AB बाई √2 होता है। तो हमको ये करंट चाहिए, ये वैल्यू चाहिए, दिस इज मेकिंग करंट, हमको ये वैल्यू चाहिए। तो हम इससे जो आपका सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट है उससे हम ये वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। तो इसका लोगों ने एक फार्मूला दिया कि मेकिंग करंट मतलब निकालने के लिए कि हम मेकिंग करंट को सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट से कैसे निकाल सकते हैं। तो उसका दिया कि √2 इंटू 1.8 इंटू सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट इन किलो एम्पियर। अब समझिए जरा इसको, मेकिंग करंट इक्वल टू √2 इंटू 1.8 इंटू सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट इन किलो एम्पियर। देखिए ये कैसे आया, तो सबसे पहले तो ये समझिए कि जो सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट होता है वो होता है AB बाई √2। सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट क्या होता है, ये होता है AB बाई √2, दिस बाई √2।
तो इसको √2 से मल्टीप्लाई यहां पर किए ताकि हमको क्या मिल जाए, ए बी मिल जाए। बात समझ में आई? जो सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट है वो होता है ए बी बाई √2, आरएमएस होता है, उसको √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एग्जैक्टली आपको ये ए बी आ जाएगा। ठीक, अच्छा, और ये जो टोटल होता है एसी, जो एसी टोटल होता है, ये हम देख चुके हैं कि जो असिमेट्रिकल करंट होता है, जो कि ये टोटल होगा, वो 1.6 टाइम होता है सिमेट्रिकल के, है ना। तो अगर सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट में, या हम सीधे अगर लिखें, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं ए बी, अगर ए बी में हम 1.6 से मल्टीप्लाई कर दे तो मिल जाएगा एसी, क्योंकि सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट में 1.6 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो मिल जाता है असिमेट्रिकल करंट, जो हम देखें लास्ट में, तो मिल जाएगा एसी। और एसी से कुछ ही साइकिल पहले ये कंप्लीट है, इसको हम पी क्यू नाम कर दें, कुछ साइकिल पहले ही यहां पर क्या है, पी क्यू है। तो कुछ कैलकुलेशंस करके या कुछ ऑब्जर्वेशंस से ये पता चला कि अगर ए बी में 1.6 से मल्टीप्लाई करें तब तो एसी मिलेगा, और अगर इसमें 1.8 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि थोड़ा सा ये ज्यादा होगा, इससे कुछ साइकिल पहले का है, 1-2 साइकिल, तो थोड़ा सा ज्यादा होगा, तो आपको मिल जाएगा क्या, पी क्यू। लगभग एक्यूरेट नहीं, बट कैलकुलेशन के लिए ठीक है, चलेगा। यानी कि जो आपका सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट है उसमें अगर √2 से मल्टीप्लाई करें तो मिलेगा ये ए बी, और उसमें अगर 1.8 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये मिल जाएगा पूरा पी क्यू, मेकिंग करंट। समझ में आ रहा है? तो इसलिए मेकिंग करंट को जो ज्यादा इसका पॉपुलर फार्मूला है वो है √2 इंटू 1.8 इंटू सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट। कैसे आया फार्मूला, समझ में आया? सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट चूंकि आरएमएस होता है ए बी बाई √2, तो उसमें पहले √2 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि मैक्सिमम वाला पार्ट ए बी एग्जैक्टली मिल जाए, और इसमें 1.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एसी मिलेगा, और 1.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पी क्यू मिल जाएगा। तो ये मेकिंग करंट जो है इसका ये फार्मूला ज्यादा पॉपुलर है, ठीक है। और अगर हम देखें तो यहां पे अगर मेकिंग करंट की जगह अगर यहां पर इसको पुट कर दें तो मेकिंग कैपेसिटी का एक और फार्मूला क्या बन सकता है, √3 इंटू, हम सीधे किलो वोल्ट आरएमएस लिख रहे हैं, इंटू ये √2 इंटू 1.8 इंटू सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट, सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट। अब देखिए √3 इंटू रेटेड लाइन वोल्टेज इंटू सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट, ये क्या होता है, ये होता है ब्रेकिंग, सिमेट्रिकल ब्रेकिंग कैपेसिटी। √3 इंटू दिस क्या होता है, सिमेट्रिकल ब्रेकिंग कैपेसिटी होता है, लास्ट में देखे थे। तो इसको ऐसे भी लिखा जाता है, √2 इंटू 1.8 इंटू सिमेट्रिकल ब्रेकिंग कैपेसिटी, सिमेट्रिकल ब्रेकिंग कैपेसिटी, ठीक है। और इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो लगभग 2.55 आएगा, 2.55 इंटू सिमेट्रिकल ब्रेकिंग कैपेसिटी, ठीक है, ठीक है। तो मेकिंग कैपेसिटी का ज्यादा पॉपुलर जो फॉर्मूला है वो ये दोनों है, ठीक है। दीज बोथ आर मोर पॉपुलर, हालांकि आपके पास ये सारा का सारा है, ठीक है। तो एक ये रेटिंग है मेकिंग कैपेसिटी, ठीक है। इसके अलावा एक और भी रेटिंग होती है समझने वाली, वो है शॉर्ट टाइम करंट रेटिंग। शॉर्ट टाइम करंट रेटिंग मतलब सिंपल आप समझिए कि कितना करंट ये ब्रेकर कितने देर तक पास कर सकता है ना। जैसे कि शॉर्ट टाइम करंट रेटिंग का आपको एग्जांपल दें, 40 किलो एम्पेयर फॉर 3 सेकेंड। इसका मतलब क्या है कि अगर 3 सेकेंड तक 40 किलो एम्पेयर अगर फ्लो करे ब्रेकर से तो इट विल नॉट गेट डैमेज्ड, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो शॉर्ट टाइम करंट रेटिंग इस तरह का है, 40 किलो एम्पेयर फॉर 3 सेकेंड। एक्चुअली जो ब्रिटिश स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से
जो ब्रिटिश स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से दो इसमें टाइम का इसमें दो सेटिंग है, एक है 3 सेकंड का और एक है 1 सेकंड का। तो इसको जरा समझिए कि फर्स्ट, इफ रेशियो ऑफ सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट, if ratio of symmetrical braking current and normal rated current is less than equal to 40, अगर सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट और नॉर्मल रेटेड करंट का रेशियो 40 या उससे कम है, फॉर एग्जांपल अगर नॉर्मल आपका जो रेटेड करंट है वो सपोज 100 एम्पेयर है, ठीक है, या 1000 मान लीजिए 1000 है, और जो आपने फॉल्ट एनालिसिस से कैलकुलेट किया कि जो सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट आ सकता है, क्योंकि हम लोग सिमेट्रिकली करंट कैलकुलेट करते हैं फॉल्ट एनालिसिस में, है ना, तो जो सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट आपने कैलकुलेट किया अगर वो 35,000 आ रहा है, तो इसका जो रेशियो है वो कितना है, 35 है, रेशियो 35 है। तो रेशियो 35 है, तो इसका मतलब है कि इस ब्रेकर का जो शॉर्ट टाइम करंट रेटिंग होगा वो डिफाइन होगा 3 सेकंड के लिए। इफ रेटिंग ऑफ सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट एंड नॉर्मल रेटेड इज लेस देन इक्वल टू 40, शॉर्ट टाइम करंट रेटिंग कितने के लिए होगा, 3 सेकंड के लिए। मतलब समझिए बात, देखिए इसको अभी समझ में नहीं आ रहा आपको। एक्चुअली सर्किट ब्रेकर के डिजाइनिंग के समय ही ये किया जाता है कि ये देखा जाता है कि जो इस सर्किट ब्रेकर से जो सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट पास हो सकता है, मतलब कि इसको जहां पे हमको लगाना है, जो भी डिजाइनिंग के हिसाब से जो डिमांड किया गया कि इसको जहां पे हमको लगाना है वहां पे जो सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट हो सकता है वो कितना हो सकता है, मैक्सिमम कितना हो सकता है, पहले उसका कैलकुलेशन किया गया। अगर वो वैल्यू 40 से कम आती है कि मैक्सिमम जो करंट होगा, और जो रेटेड नॉर्मल करंट के लिए डिजाइन है, रेटेड नॉर्मल करंट जहां पे लगेगा, जिस फीडर पे लगेगा, है ना, जैसे 11 किलो वोल्ट के जो ब्रेकर होते हैं उनसे एक फीडर निकलता है, एक फीडर जाता है, तो 11 किलो वोल्ट वाला है, एक ही फीडर जाना है, ज्यादा करंट नहीं होगा, है ना, 250, 300, 400 इस तरह से होगा करंट। अब जो फॉल्ट हो सकता है उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है वो कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि 11 किलो वोल्ट लगना है तो सप्लाई 11 किलो वोल्ट हो गया, ट्रांसमिशन लाइन का इंपीडेंस वगैरह कैलकुलेट करके उसका सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट निकालेंगे। वो वैल्यू अगर 40 से कम आती है या 40 के भी बराबर आती है, तो उस सर्किट ब्रेकर में जो शॉर्ट टाइम करंट रेटिंग होगा वो 3 सेकंड के लिए होगा। मतलब कि डिजाइनिंग इस तरह से करेंगे कि 3 सेकंड तक अगर कोई लार्ज करंट जाए तो इस पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मतलब चूंकि करंट, चूंकि रेशियो कम है, 40 से कम है, इसका मतलब ये है कि ज्यादा देर तक अगर भी लार्ज करंट जाए वो भी करंट लिमिटेड होगा, 3 सेकंड तक भी अगर जाएगा तो ये ब्रेकर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि लार्जेस्ट फॉल्ट करंट हम लोग निकाल, जैसे 35,000 हो गया है ना, तो 35,000 जो एम्पेयर है, जो सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट है, इसमें अगर हम 1.6 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमको आई असिमेट्रिकल मिल जाएगा। तो ये जो करंट है इसको हम 3 सेकंड तक फ्लो करवा सकते हैं। डिजाइनिंग इस तरह से की जाएगी, क्योंकि मैक्सिमम करंट ये हो सकता है, ये तो ब्रेकिंग है, मैक्सिमम तो 1.6 टाइम हो सकता है आई असिमेट्रिकल। तो ये आई असिमेट्रिकल इस ब्रेकर से 3 सेकंड तक पास कर सकता है लगातार। उसके मतलब आपको जो सेटिंग करनी है रिले की वो 3 सेकंड से कम करनी होगी, ये बात है, थोड़ा समझ के, है ना, कि उससे कम करेंगे क्योंकि उतने देर तक ये मैक्सिमम करंट जा सकता है, उसके बाद अगर आप और डिले करेंगे तो इट कैन गेट डैमेज्ड, समझ रहे हैं। तो ये बात है। तो अमेरिकन ब्रिटिश स्टैंडर्ड के हिसाब से ये है कि अगर करंट लेस देन इक्वल टू 40 है तो जो टाइम सेटिंग, जो उसका शॉर्ट टाइम करंट रेटिंग होगा आई असिमेट्रिकल, है ना, आई असिमेट्रिकल कितने देर तक पास कर सकता है, 3 सेकंड तक पास कर सकता है। और जो दूसरा जो इसका है ब्रिटिश स्टैंडर्ड में, दूसरा जो है सब कुछ यही है, अगर ग्रेटर देन 40 आ गया, है ना, अगर रेशियो
ग्रेटर देन 40 आ रहा है, सपोज कि ये 132 किलो वोल्ट का ब्रेकर है ना, और इससे जो करंट पास कर रहा है वो करीब 500-1000 एम्पेयर है, लेकिन जब फॉल्ट आएगा, मैक्सिमम फॉल्ट आएगा, तो वो बहुत हाई जा रहा है, ठीक है, बहुत हाई जा रहा है, 40 से आगे जा रहा है रेशियो। तो उस केस में हम ज्यादा देर तक हाई करंट को फ्लो करने देना मतलब ठीक नहीं है ना। तो उस केस में जब रेशियो ग्रेटर देन 40 होता है, उस समय भी आई असिमेट्रिकल ही, जो मैक्सिमम करंट हो तो आई असिमेट्रिकल ही है, लेकिन उस समय जो टाइम होता है वो इसका होता है 1 सेकेंड, कि 1 सेकेंड से ज्यादा इसको पास नहीं होने देना है। 1 सेकेंड से ज्यादा अगर पास कर गया तो प्रॉब्लम होगा। तो 1 सेकेंड के पहले ही आप अपना टाइम सेटिंग रखिए। फॉल्ट हुआ ट्रिप, 1 सेकेंड से कम की टाइम सेटिंग आपको रखनी पड़ेगी। तो ये जनरली हायर वोल्टेजेस में ये इस टाइप के ब्रेकर्स आते हैं जिसकी शॉर्ट टाइम करंट रेटिंग 1 सेकेंड में होती है, और जनरली 11 किलो वोल्ट और इस तरह से जो है वो 3 सेकेंड में आता है। ब्रिटिश स्टैंडर्ड, ये अमेरिकन स्टैंडर्ड फिर 4 सेकेंड 1 सेकेंड का है। खैर, तो ये जो है आपको एक और जो रेटिंग का एक और जो थर्ड जो इंपॉर्टेंट था समझना, वो है आपको शॉर्ट टाइम करंट रेटिंग। इसमें आपने जाना कि डिपेंडिंग अपॉन कि ब्रेकर को कहां लगना है, किस वोल्टेज सोर्स का, किस वोल्टेज लेवल का ब्रेकर है, हम उसकी ब्रेकिंग जो मैक्सिमम सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट हो सकती है वो निकालते हैं, उससे आई असिमेट्रिकल मैक्सिमम निकालते हैं। और सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट और नॉर्मल रेटेड करंट का रेशियो अगर 40 या उससे कम होता है, ठीक है ना, तो जो आई असिमेट्रिकल कितने देर तक फ्लो हो सकता है, 3 सेकंड तक फ्लो हो सकता है। और अगर रेशियो ग्रेटर देन 40 है तो आई असिमेट्रिकल 1 सेकंड तक ही फ्लो हो सकता है, ठीक है। तो ये आपको उसमें लिखा रहता है 40 किलो एम्पेयर फॉर 3 सेकंड, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे आपको रेटिंग वाला पार्ट खत्म हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे टाइप ऑफ ब्रेकर। और जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रेकर हैं, मेनली जो आपको पढ़ना है, मतलब लार्ज वोल्टेज रेटिंग का, एयर ब्रेक, एयर ब्लास्ट, वैक्यूम, वायल, SF6। तो इनका जो नाम है, ये नाम ही इस बेसिस पर है कि वो आर्क को कैसे एक्सटिंग्विश करते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर। एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर का ये दो फिगर है, एक तो है नॉर्मल ऑपरेशन का और दूसरा है अंडर फॉल्ट। एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर, देखिए ये जो ब्रेकर है ये लो वोल्टेज का ब्रेकर है, और लगभग 400 वोल्ट से 12 किलो वोल्ट तक में इसको यूज कर सकते हैं, है ना। 400 वोल्ट से लेकर के 12 किलो वोल्ट तक में यूज कर सकते हैं। AC DC दोनों में यूज कर सकते हैं, AC एंड DC बोथ ब्रेकर्स में इसका यूज हो सकता है। और जनरली लो वोल्टेज हाई करंट के एप्लीकेशंस में इसका यूज है एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर का। एक्चुअली MCB भी जो है वो भी कुछ कुछ इसी प्रिंसिपल पे वर्क करता है, तो वो देखेंगे जब पढ़ेंगे तब। तो ये जो एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर है, इसके बारे में कुछ कुछ जो मैंने बातें बताई कि एक वोल्टेज लेवल मैंने आपको बताया। दूसरा, ये जो हमने पढ़ा था, हमने दो मोड ऑफ आर्क इंटरप्शन पढ़ा था, एक पढ़ा था हाई रेजिस्टेंस और एक पढ़ा था करंट जीरो वाला। तो ये जो है, जो कि डीसी ब्रेकर में भी काम हो सकता है, तो ये जो है ये आपको हाई रेजिस्टेंस मेथड को फॉलो करता है। हाई रेजिस्टेंस मेथड में क्या था, हाई रेजिस्टेंस मेथड में था कि R इक्वल टू V/I, हम आर्क के रेजिस्टेंस को इतना बढ़ा दें, R मतलब किसका रेजिस्टेंस, आर्क का रेजिस्टेंस, आर्क का वोल्टेज, आर्क का मतलब आर्क का करंट क्या है, तो फॉल्ट करंट है, मतलब आर्क के रेजिस्टेंस को इतना ज्यादा बढ़ा दे कि जो आपका करंट है वो खत्म हो जाए, रेजिस्टेंस ही इतना ज्यादा हो जाए आर्क का कि आर्क कंटिन्यू रह ही नहीं पाए। और उसमें मतलब हाई रेजिस्टेंस इंटरप्शन में मैंने आपको उसमें लिखा हुआ था नोट्स में और बताया भी थे आपको कि इसको 4 तरह से कर सकते हैं। लेंथेनिंग द आर्क, आर्क के लेंथ को बढ़ा दें, आर्क के लेंथ को बढ़ाएंगे तो
रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा आर्क का तो करंट कम हो जाएगा। लेंथेनिंग द आर्क, सेकंड लिखा था आपका कूलिंग ऑफ द आर्क, आर्क को ठंडा करें। तीसरा था स्प्लिटिंग द आर्क, आर्क बट जाए। तो इस तरह से यहां पे आप देखेंगे कि एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर में ये तीनों चीज आपको होंगे और इन तीनों की मदद से हम हाई रेजिस्टेंस इंटरप्शन करेंगे, आर्क के रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे और उसके मदद से आर्क को क्वेंच करेंगे और ब्रेकर को ट्रिप करके मतलब फॉल्ट को क्लियर करेंगे। तो अगर कंस्ट्रक्शन को देखें, अच्छा इसका एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर, अगर कंस्ट्रक्शन को देखें, दो कॉन्टैक्ट्स हैं, एक है आर्किंग कॉन्टैक्ट और दूसरा है मेन कॉन्टैक्ट। ठीक है, देखिए जब नॉर्मल कंडीशन होगा तो जो करंट है वो मेन कॉन्टैक्ट से पास करेगा और जब फॉल्ट कंडीशन होगा तब करंट मेन कॉन्टैक्ट से नहीं पास करके आर्किंग कॉन्टैक्ट से पास करेगा। दो कॉन्टैक्ट होते हैं, है ना, एक होता है आर्किंग कॉन्टैक्ट, एक होता है मेन कॉन्टैक्ट। नॉर्मल कंडीशन में करंट, ये आप देख रहे हैं ये दोनों जो ब्लू है ये करंट कैरिंग टर्मिनल्स, करंट यहां से इन करेगा, यहां से ये, और इससे होते हुए ऐसे रिटर्न, है ना, ये आप कह सकते हैं 1 2 3, इससे रिटर्न ये ऐसे। तो जो मेन कॉन्टैक्ट है उससे नॉर्मल कंडीशन में करंट उससे फ्लो करता है और जो ये कॉन्टैक्ट है आर्किंग कॉन्टैक्ट, इनसे नॉर्मल कंडीशन में नहीं फ्लो करता है, जब फॉल्ट आता है तभी फ्लो करता है। तो ऑब्वियसली क्योंकि यहां से करंट इसमें भी तो जा सकता है, लेकिन मतलब हो सकता है ऐसा, तो इसके लिए क्या किया जाता है कि ये जो मेन कॉन्टैक्ट है इनके रेजिस्टेंस को इसके कंपैरिजन में काफी कम किया जाता है। ये जो मेन कॉन्टैक्ट है ये भी कॉपर के बने होते हैं, लेकिन इसके ऊपर सिल्वर की प्लेटिंग की जाती है, मतलब सिल्वर का परत चढ़ाया जाता है ताकि इसका रेजिस्टेंस और कम हो जाए, ताकि करंट यहां से इधर ही चला जाए, इधर से बहुत कम या ना के बराबर करंट जाए। ठीक है, तो सबसे पहला बात आपको यह समझाना चाहे कि एक कांटेक्ट होता है मेन कांटेक्ट, नॉर्मल कंडीशन में मेन कांटेक्ट से ही करंट जाता है। ठीक है, जब फॉल्ट आता है तब आर्किंग कांटेक्ट से जाता है। इसका मतलब यह है कि आर्किंग कांटेक्ट से सिर्फ फॉल्ट करंट जाता है, इसका मतलब है कि फॉल्ट की आर्किंग कांटेक्ट से लार्ज करंट फ्लो करता है और लार्ज हीट डेवलप होता है। तो इसकी डिजाइनिंग, इसकी मैन्युफैक्चरिंग कुछ इस तरह से होनी चाहिए कि वो इस हीट को बर्दाश्त कर सके। तो इसके लिए इसको बनाते हैं कॉपर एलॉय, मतलब कॉपर के साथ कुछ मटेरियल्स को ऐड करते हैं, एग्जैक्टली हमको नहीं पता, बट कुछ मटेरियल्स को ऐड करते हैं जिससे कि ये हाई रेजिस्टेंस को, हाई हीट को बर्दाश्त कर सके और लार्ज करंट भी फ्लो कर सके विदाउट गेटिंग डैमेज्ड। ठीक है, तो ये आपका आर्किंग कॉन्टैक्ट है। इसके अलावा इसमें कुछ चीजें और हैं, जैसे ये है आर्क रनर, ये भी कॉपर का होता है आर्क रनर। तो इसका क्या काम है वो हम लोग देखेंगे। ऊपर में आर्क स्प्लिटर्स हैं, मतलब आर्क को फैलाने वाले, ये स्टील के बने होते हैं और ये इनका काम क्या है वो भी हम लोग देखेंगे आगे। फिलहाल नॉर्मल कंडीशन है, करंट यहां से जा रहा है और ये जो मेन कॉन्टैक्ट्स है 1 2 3 का लीजिए, इस 1 2 3 से करंट इधर पास कर रहा है। ठीक, नॉर्मल कंडीशन, इधर कुछ भी नहीं है, इधर से कोई करंट नहीं है, सब कुछ ठीक है। जब कोई फॉल्ट आएगा, सीटी करंट देगा रिले को, रिले देगा ब्रेकर को और ब्रेकर ट्रिप करेगा। तो इसकी डिजाइनिंग कुछ इस तरह से होती है कि जब ब्रेकर ट्रिप करता है, ये इस तरफ, ये स्प्रिंग लगे हुए हैं ना, तो ये इस तरफ मूव करेगा, ये ऐसे इसको खींचेगा, ब्रेकर ऑपरेट होगा तो ये इधर खींचाएगा। तो जब ये इधर खींचाता है ना, तो क्या होता है कि ये कांटेक्ट जो है मेन कांटेक्ट, ये पहले खुल जाते हैं। ठीक है, ये पहले खुलता है और ये जो है ये बाद में खुलता है। ठीक है, जैसे ही ये पुल होगा तो ये पहले कांटेक्ट छूट जाएगा, जिस समय ये छूटेगा उस समय ये सटा रहेगा, है ना, कुछ इस तरह से इसका है चिपटा टाइप का, कि जब ये खुल जाएगा तब तक ये सटा हुआ रहेगा। तो होगा क्या कि जैसे ही ये इधर मूव हुआ, ये मूव हो गया लेकिन ये सटा हुआ है, तो होगा क्या कि जो करंट है वो इधर शिफ्ट कर जाएगा, है ना। क्यों
इसको इधर तो ये खुल गया, तो यहां पे जो भी है आर्क, मतलब यहां पर तो एयर गैप का है और यहां पर तो उसको कॉपर का पाथ मिल रहा है इधर से जा करके और इधर से रिटर्न कहीं से अपना, है ना। तो इधर से तो इसको कॉपर का पाथ मिल रहा है यहां से, और इधर जो है यहां पर तो एयर है कि नहीं। तो इसलिए जो आपका करंट है, जैसे ही ये पुल होगा, ये सटा देगा, तो करंट इधर का रास्ता छोड़ के इधर चला जाएगा, ठीक है, इधर से अपना रिटर्न होगा, ठीक है। अब कुछ देर बाद, मतलब ये फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड की बात है कि ये पुल हो गया लेकिन ये सटा हुआ है, और पुल हुआ तब जाकर ये खुला, है ना। तो ये तो झटका से खुलता है, बट उतने ही टाइम में करंट अपना रास्ता यहां से हटा के यहां कर देता है, और फिर ये भी पुल आउट हो जाता है, ये भी खुल जाता है। तब क्या होता है, जब ये यहां से खुल गया, यहां पर गैप बन गया, तो यहां पे बन जाएगा आर्क, है ना। जैसे यहां पे नहीं बनेगा, क्यों? क्योंकि जब ये खुला उस समय ये क्लोज था, तो करंट यहां से ऐसे फ्लो करके रिटर्न हो गया। लेकिन जब ये भी खुल गया तो अब करंट तो यहीं पे आर्क बनाएगा, यहां पे आर्क बनेगा। अब यहां पे इन दोनों के बीच में आर्क बनेगा, इलेक्ट्रिक आर्क। अब इस आर्क को होता ये है कि आर्क बनता कैसे, जो बीच में जो एयर है, नॉर्मल एयर है, इसमें कोई कुछ नहीं डाले हुए हैं, नॉर्मल एयर है। तो नॉर्मल एयर आर्क बनता कैसे है कि नॉर्मल एयर हीट अप होता है ना। हमने पढ़ा है कि जब कॉन्टेक्ट सेपरेट होंगे, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, हीट बहुत जनरेट होगा, और उसके कारण ये बीच का जो मीडियम है ये आयोनाइज होगा और फिर कंडक्शन चालू रहेगा। तो होता क्या है कि जब ये जो बीच के जो गैसेस हैं ये जब गर्म होते हैं हीट के कारण, तो आप एक नॉर्मल फिनोमेना होता है कि जो गर्म गैसेस होते हैं वो ऊपर की तरफ जाते हैं, है ना। जो गर्म गैसेस होते हैं वो ऊपर की तरफ जाते हैं, ठंडा गैस नीचे आता है, नॉर्मल फिनोमेना है। तो ये जो यहाँ पर जो गैसेस जो आयोनाइज हुए हैं, जो हीट हुए हैं, वो नॉर्मली भी ऊपर की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। और नॉर्मली भी ऊपर की तरफ मूव करते करते, जैसे मान लीजिए पहले यहां पर था, ये यहां पे बना हुआ था आर्क, ठीक है, लेकिन ये गर्म हो गया, यहाँ का एयर पार्टिकल, गैस पार्टिकल, तो ये ऊपर जाएगा, तो अब इसका पाथ ऐसे बनेगा, इसके थ्रू, और गर्म होगा और ऊपर, मतलब इस तरह से ये ऊपर की तरफ मूव करते जाएगा। करंट का पाथ तो बना रहेगा, देखिए यहाँ पर करंट ऐसे फ्लो कर रहा था, जब ये पार्टिकल ऊपर जाएगा तो अब करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, और ऊपर जाएगा तो ऐसे, तो धीरे धीरे जो लेंथ है वो बढ़ रहा है, और ऊपर जाएगा तो अब फिर इस स्टील के प्लेट से ऐसे लहराते हुए इसके साइड से ऐसे होते हुए जाएगा, तो लेंथ, और ये स्प्लिटिंग हो गया। यहां पर ये जो फैल रहा है ये लेंथेनिंग हो गया, आर्क का फैलना। अब ये गैस ऊपर गया तो बड़ा गैप बन गया, और यहां पर ये जो स्प्लिटर्स लगाए हैं यहां पर फिर ये और स्प्लिट कर देगा। ये क्या कर रहा है, उनको और स्प्लिट कर रहा है, लेंथ को और बढ़ा रहा है। और तीसरी बात जो हमने कहा कि हाई रेजिस्टेंस में ये लेंथेनिंग हो गया, ये स्प्लिटिंग हो गया, और साथ में ये जो स्टील रॉड्स हैं, स्टील हीट को एब्जॉर्ब करता है ना। ये उनके हीट को एब्जॉर्ब भी करेगा, इन गैस मॉलिक्यूल्स के हीट को एब्जॉर्ब भी करेगा, मतलब उनको कूल भी करेगा। तो तीनों चीज हो गया, लेंथेनिंग, स्प्लिटिंग, कूलिंग, है ना। और इसके कारण ये सेपरेट जैसे होगा तो होते 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 में ही ठंडा हो जाएगा, क्वेंच हो जाएगा। हालांकि इसके अलावा एक और भी टेक्निक, इसमें आपको लग रहा होगा कि होगा नहीं होगा, लेकिन इसके अलावा एक और भी टेक्निक यूज करते हैं जिससे कि पक्का ये काम होगा। क्या? ब्लो आउट कॉइल लगाना, है ना। ब्लो आउट कॉइल लगाना, वो भी काम करते हैं। ब्लो आउट कॉइल कुछ यहां पे नीचे इस तरह से लगे कॉइल लगा होता है, ठीक है, और ये कॉइल से करंट नॉर्मली नहीं फ्लो होगा, लेकिन जब फॉल्ट होगा तो फ्लो होगा। आप ऐसा मान लीजिए कि इसके जो दो टर्मिनल हैं वो रिले के एनओ कांटेक्ट से कनेक्टेड है। मैंने आपको बताया था एनओएनसी कांटेक्ट रिले के, तो रिले के एनओ कांटेक्ट से ये दोनों कनेक्टेड है, ठीक है ना। और आपको पता ही है कि रिले के एनओ कांटेक्ट जो है डीसी सप्लाई से कनेक्टेड है, ठीक है। तो मेरा ये कहना है कि होता ये है कि जब आपके एनओ कांटेक्ट जैसे ये यहाँ पे ये बैटरी से कनेक्टेड है, ये यहां से ऐसे आएगा इधर, है ना, और
ये यहाँ पे कांटेक्ट जब क्लोज होगा इस तरह से, जो हम लोग देखे थे कि किस तरह से इसका सर्किट होगा, जैसे ये दोनों पॉइंट को हम रिले के एनो कांटेक्ट से कनेक्ट करेंगे, ठीक है। और होता क्या है कि जब करंट इससे फ्लो करेगा, नॉर्मल कंडीशन में जब आपका रिले, नॉर्मल कंडीशन में जब रिले, मतलब इसको हम एनो कांटेक्ट से कनेक्ट करेंगे, मतलब नॉर्मली ओपन, नॉर्मल कंडीशन में ये कॉन्टेक्ट्स क्या है, ओपन है, ठीक है, कॉन्टेक्ट्स ओपन है। मतलब देखिए ये कुछ इस तरह का है, थोड़ा सा सर्किट बनाने में ये हो रहा है, नॉर्मली ओपन है, मतलब कि ये दो कॉन्टेक्ट्स हैं जो कि नॉर्मली ओपन है, ठीक है। अब अगर हम ये जो ब्लो आउट कॉइल है, ठीक है, इसके एक टर्मिनल को इससे कनेक्ट कर दें, ठीक है, और ये जो टर्मिनल है ये टर्मिनल कनेक्टेड होगा बैटरी के पॉजिटिव से, और जो ब्लो आउट कॉइल का दूसरा टर्मिनल है उसको हम बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट कर दें, ये सब पैरेलल में काम होगा, है ना। तो ये तो जो टर्मिनल ये एनो है, ठीक है। तो हमने ब्लो आउट कॉइल के एक टर्मिनल को यहां कनेक्ट किया रिले के एनो पे, और ब्लो आउट कॉइल के दूसरे टर्मिनल को हमने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पे कनेक्ट किया। होगा क्या, एनो है, जैसे ही फॉल्ट होगा ये एनसी बन जाएगा, क्लोज हो जाएगा, तो करंट फ्लो होगा इससे, ब्लो आउट कॉइल से। नॉर्मली नहीं होगा, लेकिन जब फॉल्ट होगा तो रिले ट्रिप करेगा तो एनो का एनसी बनाएगा, तो ये क्लोज हो जाएगा। ये क्लोज होगा तो क्या होगा, इसको समझिएगा, ब्लो आउट कॉइल का ही यूज होता है अधिकतर। तो जब ये करंट फ्लो करता है तो क्या होता है कि ये कॉइल है, ये बात आप समझ गए कि जब फॉल्ट होगा तभी इससे करंट फ्लो करेगा, क्योंकि तभी एनो एनसी में बदलेगा। ये कॉइल एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है अंदर की तरफ, है ना, ये ऐसे इससे करंट पास करता है, कॉइल है, ये मैग्नेटिक फील्ड बनाता है अंदर की तरफ यहां पे। अब होता क्या है कि यहां पर एक्चुअली चार्ज ही तो फ्लो कर रहे हैं, फ्लो क्या कर रहा है, आर्क बना हुआ, मतलब चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, आयंस फ्लो कर रहे हैं। तो यहां पे लगता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, CFT, फील्ड हो गया अंदर, ब्लो आउट कॉइल ने फील्ड को अंदर बनाया, करंट इस तरफ फ्लो कर रहा है, चार्ज इस तरफ फ्लो कर रहे हैं इधर से इधर, तो इन चार्जेस पर एक फोर्स लगेगा, किधर, ऊपर की तरफ, समझ आ रही बात। ये ब्लो आउट कॉइल लगा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर बना, करंट इधर फ्लो कर रहा है, अब ये उन चार्जेस पे एक फोर्स लगेगा ऊपर, तो इसको हमको ऊपर ही तो भेजना है, इसको ऊपर भेजने से ही तो लेंथ बढ़ेगा और स्प्लिट होगा और कूल होगा। तो ये भी तरीका यूज होता है, ब्लो आउट कॉइल को यूज करके यहां पे मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं, और इसके बीच के जो चार्जेस हैं जो फ्लो कर रहा है उस पे फोर्स लगता है ऊपर की तरफ, तो ये ऊपर की तरफ मूव करते हैं, लेंथ बढ़ता जाता है, स्प्लिट होता है, ठंडा होता है, आर्क क्वेंच हो जाता है, समझ रही बात। और जैसे ही सब कुछ ठीक हो जाएगा, रिले को रीसेट कर देंगे तो फिर से ये NC NO बन जाएगा, अगले के लिए तैयार है, समझ रही बात। तो ये है आपको एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर, ठीक है। नॉर्मल कंडीशन में मेन कांटेक्ट से करंट फ्लो होगा, फॉल्ट कंडीशन में कुछ देर मेन कांटेक्ट लॉस हो जाएगा, डिसलॉस हो जाएगा, मतलब हट जाएगा, और उस समय करंट आर्किंग से फ्लो होगा। जब आर्किंग कांटेक्ट भी हट जाएंगे तो यहाँ पर आर्क बनेगा, वो आर्क खुद भी ऊपर जाएगा और ब्लो आउट कॉइल की मदद से और फास्टली जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो इसका लेंथ बढ़ते जाएगा, क्योंकि पहले यहाँ है फिर यहाँ लेंथ बढ़ते जाएगा, और फिर ये स्टील के जो आर्क स्प्लिटर्स हैं ये इनको स्प्लिट कर देंगे। और ये जो रेड वाला देख रहे हैं इसको कहा जाता है आर्क रनर, क्योंकि इसमें भी करंट फ्लो करता है, चार्ज इसके थ्रू रन करते हुए ऊपर जाता है, आर्क रनर हो गया। आर्क स्प्लिटर आप समझ ही गए, इसको फैला देता है और ठंडा भी करता है स्टील का। और आर्किंग कांटेक्ट कॉपर एलॉय और करंट कैरिंग टर्मिनल्स ये ये स्प्रिंग है मूवमेंट में। तो ये था आपको कंप्लीट एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर। इसका एप्लीकेशन इंडस्ट्रीज वगैरह में है, मतलब जैसा मैंने आपको कहा 400 वोल्ट से 12 किलो वोल्ट में इसको यूज कर सकते हैं और करते भी हैं। तो ये रहा आपको एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, फिर वायल, फिर वैक्यूम, फिर सल्फर हेक्साफॉर्म। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।